और उसमें टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली क्या यूज होती है। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि फूड प्रोसेसिंग और फूड प्रिजर्वेशन में क्या अंतर है। मेरी स्लाइड चेंज होने में थोड़ा सा लैग आ सकता है, तो मैं धीरे बात करूंगा ताकि आपको भी पता चले कि मैं कौन से स्लाइड में हूँ या फिर स्लाइड्स आगे पीछे ना हो जाए। तो जैसे मैंने कहा कि ये दोनों भी शब्द जो है फूड प्रोसेसिंग और फूड प्रिजर्वेशन, ये दोनों भी शब्द वैसे काफी नजदीक के, काफी इंटरचेंजिंग है। लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं ये शब्द। तो फूड प्रोसेसिंग जो है वो बेसिकली प्रक्रिया है, मतलब रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तैयार होने तक जो भी चीजें हम करते हैं उसको हम इन जनरल फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। तो अगर हम मान के चले कि हमें चाय बनानी है, तो अगर हम दूध लेने से लेके चाय कप में आने तक जो भी चीजें हम करेंगे उसको हम कलेक्टिवली प्रोसेसिंग कह सकते हैं। और फूड प्रिजर्वेशन जो है उसमें ध्यान रखा जाता है कि हम उसकी शेल्फ लाइफ एक्सटेंड करें ताकि वो बाद में इस्तेमाल किया जा सके। तो ये दोनों में अंतर है। तो हम कई बार कहते हैं कि रेडी टू ईट मतलब तुरंत खाने के लिए तैयार। तो इसमें प्रिजर्वेशन इंक्लूड है, उसको प्रिजर्व किया गया है लेकिन इस तरह से प्रिजर्व किया है कि वो तुरंत खाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। बाद में हम कई बार कहते हैं कि रेडी टू सर्व। रेडी टू सर्व मतलब प्रोसेसिंग इस तरह से किया गया है कि उसको सर्व करने के लिए वो आपको और कुछ प्रोसेसिंग करना बाकी है। तो इसमें सिर्फ इतना अंतर होता है कि हमने शेल्फ लाइफ एक्सटेंड की है, लेकिन प्रोसेसिंग करते वक्त उसको किस तरह से कंज्यूम करना है या फिर किस तरह से उसको सर्व करना है, इसको ध्यान में रख के शेल्फ लाइफ एक्सटेंड की है। लेकिन ऑलमोस्ट सारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में शेल्फ लाइफ एक्सटेंड करना मतलब फूड प्रिजर्व करना ये प्रोसेसिंग का एक भाग ही होता है, इसलिए हम प्रोसेस करते हैं। तो जहाँ पे हम रेस्टोरेंट खोलेंगे या फिर कहीं पे हम डायरेक्ट कुकिंग करेंगे, फ्रंट एंड कस्टमर को डायरेक्ट सर्व करेंगे, वहाँ पे हम प्रिजर्वेशन के ऊपर इतना ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अदरवाइज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में फूड प्रिजर्वेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है, इसीलिए हम ज़्यादा करके फूड प्रिजर्वेशन के ऊपर फोकस करते हैं जब हम टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करते हैं तब। तो अगर हम फूड प्रिजर्वेशन के ऊपर प्रोसेस फोकस करेंगे तो प्रोसेसिंग के स्टेप्स में वो इंक्लूड रहेगा, वो उसका भाग ही रहेगा। तो फूड प्रिजर्वेशन की क्या क्या नॉर्मली क्या क्या प्रोसेसेस या फिर कौन सी मेथोडोलॉजी फूड इंडस्ट्री में यूज होती है, कई सारी एक्चुअली टेक्नोलॉजीज है या फिर कई सारे प्रोसेसेस है। लेकिन अगर हम उसको ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करें तो हमें ये 4 से 5 अलग अलग टेक्निक या फिर पद्धती हमें दिख सकती आहे। तर मुख्य करून ह्या 5च किंवा ह्या 4 ते 5च मुख्य करून पद्धती आहेत की ज्या आपण फूड प्रोसेसिंग किंवा फूड प्रिजर्वेशन मध्ये वापरतो। पहली तो है कि हीट देके प्रिजर्व करना, मतलब उसको गर्म करना ऐसा भी हम कह सकते हैं, जिसमें हम स्टरिलाइजेशन, पाश्चराइजेशन, ड्राई करना, ड्राइंग करके उसका पानी निकाल देना, ड्राई हीट कुकिंग करना मतलब बेकरी जिसको हम कहते हैं वो ड्राई हीट कुकिंग करना होता है, रिटोरिंग करना, ये सारी चीजें उसमें आती है। बाद में हीट रिमूव करना मतलब किसी प्रोडक्ट से हीट रिमूव करना या फिर उसको ठंडा करना। हम ठंडा करते हैं इसका विरुद्ध हो सकता है कि उसमें की गर्मी हम निकाल देते हैं, जैसे कि फ्रीजिंग है, चिलिंग है, इस तरह की जो सारी टेक्निक है वो इस्तेमाल करना। अभी इन दोनों में भी वापस कई सारे स्मॉल
बाइफर्गेशंस या फिर कई सारी टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हो सकती है, जैसे कि वैक्यूम फ्रीजिंग करना या फिर वैक्यूम ड्राइंग करना। तो एक बार हमने डिसाइड किया कि हमें उसको ड्राई करना है, उसको हीट देके उसका पानी निकाल देना है, फिर हमें सोचना पड़ेगा कि ड्राई करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज कौन सी हो सकती है। तो वो आज हम नहीं देख रहे, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ब्रॉड कैटेगरीज कौन सी है। तो जैसे हीट रिमूव करने की टेक्निक्स है, वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बचाना, उसको सेप्टिक कंडीशन में रखना, ये भी एक कैटेगरी आती है, जिसमें हम देखते हैं कि आपको टेट्रा पैक जूसेस मिलते हैं या फिर विदाउट केमिकल प्रिजर्वेटिव जूसेस मिलते हैं, जिसमें सेप्टिक कंडीशन में या फिर अलग अलग लेवल के फिल्टर्स यूज करके वो जूस को पैक किया जाता है। तो वो भी एक कैटेगरी है। तीसरा है कि केमिकल प्रिजर्वेटिव्स यूज करना, जिसमें दो सब कैटेगरीज हो सकती है। एक तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स यूज करना, जिसके बारे में आज हम इन डेप्थ बात करेंगे, जिसमें सॉल्ट यूज किया जाता है, शुगर यूज किया जाता आहे, विनेगर वापरलं जातं। आपण बघतो की टोमॅटो सॉस असेल किंवा आजकाल तर फक्त विनेगरचे प्रोडक्ट मिळतात, जसं की सोया सॉस आहे, विनेगर बेस्ड चिली सॉस आहे, सीडार येतात वेगवेगळ्या प्रकारचे, म्हणजे ऍपल सीडार येतं, जामुन सीडार येतं, पीच सीडार येतं। तो एसिटिक एसिड यूज करके, मतलब विनेगर यूज करके प्रिजर्व करना। नेचुरल विनेगर, जब हम नेचुरल प्रिजर्वेटिव में विनेगर कैटेगरी लेते, तब नेचुरल इंग्रेडिएंट से विनेगर बनाना, ऐसा हम कहते हैं, क्योंकि विनेगर सिर्फ एसिटिक एसिड, सिंथेटिक एसिटिक एसिड से भी बनाया जा सकता है। बाद में स्पाइसेस यूज करना, आपण पिकल बनवतो, लोणचं बनवतो, त्यावेळेला आपण मोठ्या प्रमाणावर वेगवेगळे स्पाइसेस यूज करतो, तर ती पण केमिकल प्रिझर्वेशनचीच पद्धत आहे, फक्त नॅचरल इन्ग्रेडियंट वापरून केलेलं प्रिझर्वेशन आहे, नॅचरल केमिकल्स वापरून केलेलं प्रिजर्वेशन है। और दूसरा होता है कि आप केमिकल प्रिजर्वेटिव, जिसको सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव कहते हैं, वो यूज करके प्रिजर्व करना, जिसमें मोस्टली सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट यूज किया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब वो कुछ ऐसी प्रक्रिया करते हैं जिसके वजह से माइक्रोब्स ग्रो नहीं हो पाते। और भी इसमें कैटेगरीज आती है, लेकिन ऑलमोस्ट 80% 90% प्रोडक्ट में सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ये दो चीजों का ही ज्यादा करके इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ब्रॉड कैटेगरीज है, जिसमें हम अलग अलग प्रिजर्वेशन टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें से कुछ टेक्निक हम इस कोर्स में देखेंगे। जसं की आज आपण शुगर आणि सॉल्ट प्रिझर्वेशन बघतोय, तसंच आपण ड्राइंग इन डेप्थ मध्ये चर्चा करणार आहे। त्याच्यानंतर आपण ड्राय हीट वापरणं म्हणजे बेकरी इन डेप्थ मध्ये बोलणार आहे, आणि स्टीमिंग करून पफिंग करणं, त्याला एक्सक्लूडेड प्रोडक्ट म्हणतात, हे आपण इन डेप्थ मध्ये बोलणार आहे। तर ये कुछ 4-5 टेक्नोलॉजी हम ज्यादा डेप्थ में बात करेंगे, उसमें से आज हम शुगर और सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। तो जब हम ज्यादा पैमाने पे शुगर और सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, तब उसको नॉर्मली हम शुगर प्रिजर्वेशन या फिर पिकलिंग कहते हैं, म्हणजे लोणचं करणं किंवा वेगवेगळ्या पदार्थाचे शरबत करणं असं आपण म्हणू। फक्त शरबत येत नाहीत, त्यात अजून पण बरेच प्रोडक्ट येतात, पण साखर वाढवून किंवा मीठ वाढवून पदार्थांना प्रिजर्व करणं, ये जो मेथड है ये सपोज टू बी ओल्डेस्ट प्रिझर्वेशन मेथड। म्हणजे अगदी आपण इजिप्शियन इतिहासात जरी बघितलं किंवा आपल्या आयुर्वेदामध्ये जरी बघितलं, तरी आपल्याला ह्याचे भरपूर रेफरेंसेस सापडतील। इसमें जो टेक्निक यूज होता है या फिर इसके पीछे का जो साइंस है वो समझना इम्पोर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। हमारे घर में जो फिल्टर होता है उसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, हम उसको आरओ कहते हैं। तो ये ऑस्मोसिस जो टेक्निक है वो फूड प्रिजर्वेशन में, फूड प्रोसेसिंग में बहुत बड़े पैमाने पे यूज होती है, जिसमें एक टेक्निक है शुगर और सॉल्ट का इस्तेमाल करके ऑस्मोसिस यूज करना। तो ऑस्मोसिस क्या होता है कि जब हम
किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बीच में अगर हम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं या फिर उसको हम कहेंगे आयनिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, एक तरफ ज्यादा आयन है और एक तरफ कम आयन है, तो आयंस वो पोटेंशियल डिफरेंस का इस्तेमाल करके दूसरी तरफ मूव करना चालू कर देते हैं। मतलब वो जो बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मध्ये आपण असं म्हणू की अर्ध पारदर्शक किंवा अर्ध मराठीत त्याला एक्झॅक्टली काय म्हणायचं माहित नाही, पण सेमी परमिएबल म्हणजे त्यातनं काही प्रमाणात आयन्स इकडनं तिकडं जाऊ शकतात, सगळेच जाऊ शकत नाहीत, तर सिलेक्टिव्ह आयन्स जाऊ शकतात असं आपण त्याला म्हणू. असं जर का मध्ये पडदा असेल, मेम्ब्रेन असेल, तर त्यातनं जिथं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे तिकडं, जिथं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे तिकडं ते आयन्स मूव्ह करायला चालू करतात, कारण एक मध्ये प्रेशर तयार होतं. ज्या बाजूला आयन्स जास्त आहेत त्या बाजूला प्रेशर जास्त राहतं, त्यामुळे तिकडनं दुसऱ्या बाजूला वॉटरचे मॉलिक्युल असतील किंवा शुगरचे मॉलिक्युल असतील किंवा सॉल्टचे मॉलिक्युल असतील ते ट्रॅव्हल करायला सुरू करतात. पण सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में मोस्टली वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर करना चालू करते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी प्रोडक्ट में, किसी रॉ प्रोडक्ट में अगर हम ज्यादा शुगर डालेंगे तो शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के वजह से वहां का पानी कम होना चालू हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कच्चे आम को काट के उसमें अगर हम शुगर या फिर सॉल्ट डालते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें सॉल्ट की जगह पे या फिर शुगर की जगह पे हमें पानी दिखेगा, मतलब वो सॉल्ट का या फिर शुगर का पानी हो चुका है, वो लिक्विड में ट्रांसफर हुआ है. तो इसमें पानी कहाँ से आया? तो जो प्रोडक्ट हमने रखा था, जिसके ऊपर हमने सॉल्ट डाला था, उसके अंदर का पानी बाहर आ गया. काफी कॉमन एग्जाम्पल है जब हम आंवला कैंडी बनाते हैं तब, या फिर हम कोकम शरबत बनाते हैं तब, या फिर हम शुगर कॉन्सेंट्रेशन यूज करके जिंजर कैंडी बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, उसमें शुगर डाल देते ताकि उसके अंदर का पानी बाहर आ जाए. तो अगर वाटर कंटेंट कम हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी लाइव प्रोडक्ट का, तो इसका मतलब है कि वहां पे माइक्रोब्स ग्रो नहीं हो पाएंगे. तिथं सूक्ष्मजीव वाढणार नाहीत, कारण त्यांना वाढीसाठी तिथं पाणी कमी होईल. जैसे शुगर या फिर सॉल्ट प्रोडक्ट के अंदर का पानी निकालता है, उसी तरह से वो माइक्रोब्स के अंदर का पानी भी निकाल देगा या फिर निकाल देता है, क्योंकि माइक्रोब्स की बॉडी भी सेमी परमिएबल रहेगी. जैसे हमारी स्किन है, हम बहुत देर तक हमारा हाथ पानी में रखते हैं तो वो सफेद हो जाता है या फिर वो फूल जाता है, अलग दिखता है, क्योंकि पानी स्किन से अंदर चला गया. या फिर हम काफी हीट देते हैं हमारे स्किन को तो वो सिकुड़ जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है, इसका मतलब वहां से पानी बाहर आ रहा है. तो उसी तरह से माइक्रोब्स का भी स्किन है या फिर माइक्रोब्स का भी सेल वॉल है. तो माइक्रोब्स के शरीर के अंदर का पानी बाहर निकाल देता है शुगर या फिर सॉल्ट ऑस्मोसिस प्रोसेस के वजह से, तो माइक्रोब्स मर जाते हैं और हमारा फूड खराब नहीं होता है. जब हम शुगर ज्यादा बढ़ा देते हैं या फिर सॉल्ट ज्यादा बढ़ा देते हैं तब एक कोटिंग भी बन जाता है जो कि हम कैंडी में इस्तेमाल करते हैं. तो शुगर का अगर हम उसके ऊपर एक कोटिंग कर देंगे तो बाहर से नया माइक्रोब्स एंट्री करने की कोशिश करेगा, तो उसका भी वही हाल होगा, उसके अंदर का पानी निकल जाएगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा, वो मर जाएगा और हमारा फूड ज्यादा देर तक प्रिजर्व हो जाएगा. तो इसमें हम क्या देखते हैं ये करते वक्त कि कितना शक्कर हम डालें, हम प्रोडक्ट में कितना शक्कर डालें, वो देखने के लिए हम रिफ्रैक्टोमीटर यूज करते हैं. रिफ्रैक्टोमीटर मतलब एक सिंपल हैंड हेल्ड डिवाइस होता है जिसके अंदर एक प्रिज्म होता है. तो हम हमारा जूस, हमारा प्रोडक्ट उसके ऊपर डालेंगे और देखेंगे तो हमें पता है कि लाइट जब ट्रैवल करता है तो अगर कॉन्सेंट्रेशन बदल जाए मॉलिक्यूल्स का तो लाइट बेंड हो जाता है. पानी में से भी हम लाइट गुजारेंगे तो लाइट की बीम बेंड हो जाती है.
तो सिर्फ पानी है जहाँ पे शुगर नहीं है, वहां से लाइट जाएगा और हम ये रिफ्रैक्टोमीटर से देखेंगे तो हमें रीडिंग मिलेगा 0, क्योंकि लाइट बेंड नहीं हो रहा है। और जैसे जैसे उसमें शुगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ये जो स्केल है वो स्केल के ऊपर हमें वो दिख जाता है और हम उसको गिनते हैं, उसका यूनिट है ब्रिक्स। तर आपण ते ब्रिक्स मध्ये मोजतो की त्यात किती साखर आहे। तर जितकं साखरेचं प्रमाण जास्त तितकं ब्रिक्सचं रीडिंग आपल्याला जास्त मिळतं, 10, 20, 50, 60। तो नॉर्मली हम 40 ब्रिक्स के ऊपर जब कोई सिरप रखते हैं तब हम ऐसा कहते हैं कि उसका शुगर कॉन्सेंट्रेशन 40 ब्रिक्स है या फिर 40% है। इसका मतलब ये 3 से 6 महीने तक खराब नहीं होगा। आपण जे स्क्वॅश घेतो किंवा सिरप घेतो, टोमॅटो केचप घेतो, त्याच्यामध्ये साधारण 45 ब्रिक्स 60 ब्रिक्स पर्यंत साखर टाकलेली असते। तो कितना शुगर डालना है ये पता करने के लिए हम ब्रिक्स मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक सिंपल डिवाइस है जो कि बहुत सारे इंडस्ट्री में फ्लोर टेस्ट के लिए, मतलब हर बैच का शुगर चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कितना शुगर डालना है इसके लिए एक सिंपल कैलकुलेशन यूज किया जाता है जिसको पियर्सन स्क्वेअर मेथड कहते हैं। पियर्सन स्क्वेअर मेथड म्हणजे तिरका गुणाकार असं म्हटलं तरी चालेल। तो जो हम 5th या 6th स्टैंडर्ड में जो मैथ्स सीखते हैं उसी का इस्तेमाल करके कितना शुगर डालना है वो डिसाइड किया जाता है, और शुगर कॉन्सेंट्रेशन ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है वो देखने के लिए ब्रिक्स मीटर यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मैंगो का सिरप बनाना है, आंब्याचा पल्प आपल्याला प्रिझर्व करून ठेवायचा है, तो जो रॉ मैंगो है उसमें कितनी शुगर रहेगी वो हम पहले चेक करके लेते हैं। तो एक बूंद मैंगो का जूस लेके ब्रिक्स मीटर के ऊपर डालना है। नॉर्मली जो चीजें हम खाते हैं उसमें 10 से लेके 20 ब्रिक्स तक शुगर रहती है, मतलब नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन जो हम डायरेक्ट कंज्यूम कर पाते हैं वो। तो जो पका हुआ आम है उसका ब्रिक्स रहेगा नॉर्मली, लेट्स एग्जांपल ब्रिक्स है, और हमें 1000 किलो पल्प बनाना है जिसका फाइनल ब्रिक्स हमें चाहिए 60, क्योंकि हम 60 ब्रिक करेंगे और उसको ठीक से पैक करके रखेंगे तो 6 महीने तक मैं इसको बेच सकता हूँ, वो प्रिजर्व होके रहेगा। जो कस्टमर है वो उसको डाइल्यूट करके वापस इस्तेमाल करेगा। तो मुझे चाहिए 60, मेरे पास है 15। तो अगर ये जो स्क्वायर में दिखाया है वैसे अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो मुझे क्या पता चलेगा कि 100 माइनस 60 40 और 60 माइनस 15 45। इसका मतलब 400 लीटर शुगर सिरप जिसका ब्रिक्स 100 ब्रिक्स रहेगा, 450 लीटर्स मैंगो पल्प जिसका ब्रिक्स 15 ब्रिक्स है, इन दोनों को मैं मिला दूंगा तो मुझे मिलेगा लगभग 1000 केजी, मतलब 1000 लीटर। तो केजी और लीटर में डिफरेंस आएगा, इसलिए ये 50 का डिफरेंस है। और ये जो मुझे मिला है 1000 केजी या फिर 1950 लीटर्स, इसका ब्रिक्स रहेगा 60 ब्रिक्स। इसका शुगर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा या फिर TSS रहेगा, टोटल सोल्यूबल शुगर रहेगी 60 ब्रिक्स की। तो ये चीजें ऐड करने के बाद ऑफ कोर्स इसके लिए मुझे अलग अलग प्रोसेसेस फॉलो करनी पड़ेगी। मैं ऐसे ही मैंगो का जूस निकाल के उसमें शुगर नहीं डालूंगा, लेकिन वो प्रोसेस हम आगे देखेंगे। लेकिन मैं शुगर डालूंगा, फिर उसमें चाहे तो कलर डालूंगा, फिर उसमें फ्लेवर डालूंगा, उसका टेक्सचर कैसे चाहिए, मतलब कितना स्मूथ चाहिए टेक्सचर वो देखूंगा, उसके विस्कोसिटी मतलब उसका गाढ़ापन देखूंगा, और मेरा फाइनल प्रोडक्ट एक अच्छे से हाइजेनिक कंटेनर में पैक करके रखूंगा तो वो 6 महीने तक खराब नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि हमने उसको प्रिजर्व किया। और उसके लिए हमने मेथड क्या यूज की, हमने उसके लिए ऑस्मोसिस या फिर शुगर सिरप प्रिजर्वेशन यूज किया। तो कई सारे प्रोडक्ट इस मेथड से प्रिजर्व किए जाते हैं और हम वो मार्केट से रेगुलरली खरीदते रहते हैं। तो जैसे कि जाम, जेली, मार्मालेट या फिर फ्रूट बटर, ये सारे प्रोडक्ट एक ही कैटेगरी में आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें शुगर का परसेंटेज अलग अलग लेवल पे रखा जाता है ताकि उसका टेक्सचर अलग मिले।
तो लोगों को अलग अलग टेक्सचर के प्रोडक्ट खाने हैं, अलग अलग फ्लेवर के प्रोडक्ट खाने हैं, तो कोई जाम लेना पसंद करेगा, कोई जेली लेना पसंद करेगा, किसी को मार्मालेट पसंद है, किसी को फ्रूट बटर पसंद है, उसको फ्रूट कंटेंट ज़्यादा चाहिए उसमें। जैसे हम पीनट बटर लेते हैं वैसे ही फ्रूट बटर भी बाजार में मिलता है, लेकिन इंडिया में, भारत में ज़्यादा करके जाम और जेली प्रेफर किया जाता है। अभी आजकल मार्मालेट भी प्रेफर किया जाता है, लेकिन सब में टेक्निक क्या इस्तेमाल हुआ है, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया है ताकि प्रोडक्ट खराब ना हो जाए, और एक स्पेसिफिक टेक्सचर अचीव किया है। जैसे जेली रहेगी उसमें लस्टर ज्यादा रहेगा, जेली जास्त चमकते, जाम कमी चमकतो, फ्रूट बटर एकदम जास्त, एकदम कमी चमकतो. तर प्रत्येकाला वेगवेगळ्या टेक्स्चर, वेगवेगळ्या कलरचा प्रॉडक्ट आवडतो, वेगवेगळ्या चवीचा आवडतो. तर आपलं आपलं फॉर्म्युलेशन त्या त्या कंपन्यांनी बनवलेलं असतं. वैसे ही अलग अलग जूसेस भी आपको बाजार में मिलते हैं, जिसमें शुगर डाल के, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के जूस को प्रिजर्व किया होता है. कोई जूस को हम सिरप कहते हैं, किसी को स्क्वैश कहते हैं, किसी को आरटीएस कहते हैं मतलब रेडी टू सर्व, किसी को क्रश कहते हैं, किसी को नेक्टर कहते हैं. तो हर मार्केट में हर कस्टमर को अलग अलग प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो उस हिसाब से रेसिपी फाइनल की जाती है. लेकिन बेसिक प्रिजर्वेशन टेक्निक क्या है कि आपने शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया है. सिरप में नॉर्मली 60 ब्रिक्स रखा जाता है, स्क्वैश में नॉर्मली 45 ब्रिक्स रखा जाता है. हर कंपनी का थोड़ा अलग होता है, लेकिन बाय डेफिनेशन अगर हम इसको देखेंगे तो 45% ब्रिक्स रहेगा. आरटीएस में 15 to 20 ब्रिक्स रहेगा. क्रश में 40 ब्रिक्स रहेगा, लेकिन उसमें आपको फ्रूट के पीसेस दिखाई देंगे, फळांचे तुकडे क्रश मध्ये टाकलेले असतात. नेक्टर भारत में उतना फेमस नहीं है, लेकिन आप महाबलेश्वर जाओगे तो मलास में आपको नेक्टर भी मिलेंगे. तो नेक्टर में जो फ्लेवरिंग, नेचुरल फ्लेवरिंग कंपाउंड है, जैसे कि पोलन्स है या फिर पेटल्स है, इस तरह से वो यूज किए जाते हैं. तो हर कोई, हर कंपनी उसके कस्टमर का डिमांड देख के प्रोडक्ट बनाएगा. तो ये हो गए सारे जूस की कैटेगरी. उसी तरह से शुगर बढ़ा के अलग अलग सॉसेस बनाए जाते हैं. सोया सॉस है, टोमेटो सॉस है, या फिर अलग अलग चाइनीज फ्लेवर के सॉस है, चिली सॉस है, व्हाइट सॉस है. तो जो भी आपको सॉस बाजार में मिलते हैं उसमें बेसिक प्रिजर्वेशन टेक्निक क्या होती है कि शुगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया है या फिर एसिडिटी बढ़ा दी है, मतलब उसका खट्टापन बढ़ा दिया है. हमने जो विनेगर देखा था वो एसिडिटी बढ़ाने के काम में आता है. एसिटिक एसिड डाल के या फिर विनेगर डाल के उसको खट्टा किया गया है. या फिर कई सारे प्रोडक्ट खुद एसिडिक होते हैं, जैसे लाइम जूस है या फिर टैमरिंड जूस है, सोया सॉस है, जो कि इनबिल्ड उसको नेचुरल एसिडिटी होती है. तो ये सारे प्रोडक्ट भी शुगर सिरप प्रोसेसिंग में ही आएंगे. चिक्की है अलग अलग टाईप की, तर सगळ्या चिक्की आपण ज्या बनवतो किंवा लाडू बनवतो त्या सगळ्या परत एकदा शुगर सिरप प्रिझर्वेशन मध्येच त्याच टेक्निकचाच उपयोग करून प्रिझर्व केलेले असतात. तो जो मूंगफली है वो जल्दी खराब हो जाएगी, वो ज्यादा दिनों तक रहेगी नहीं. तो हमने उसको किसके साथ ब्लेंड किया है, शुगर सिरप के साथ या फिर जैगरी सिरप के साथ हमने उसको ब्लेंड कर दिया है, उसके पीसेस कर दिए, तो हम उसको चिक्की कहते हैं. सेम तसंच कॅन्डीचं पण आहे. तो आमला कॅन्डी रहेगी, टैमरिंड कैंडी रहेगी, जिंजर कैंडी रहेगी, जो भी अलग अलग कैंडीज है, नेचुरल कैंडीज, वो सारी शुगर से बनाई जाती है. सारी फ्रूट कैंडीज जो हम लोनावला में लेते हैं उसमें भी सेम प्रोसेस यूज की गई है या फिर सेम टेक्निक यूज की गई है. तो ये सारे प्रोडक्ट हम शुगर सिरप प्रिजर्वेशन से बना सकते हैं. नॉर्मल फ्लो क्या रहता है किसी भी इंडस्ट्री का, तो बड़ी इंडस्ट्री रहेगी तो मशीन्स अलग रहेगी, छोटी इंडस्ट्री रहेगी या फिर कॉटेज स्केल इंडस्ट्री रहेगी तो मशीन्स अलग रहेगी, लेकिन प्रोसेस फ्लो, रेसिपी का फ्लो ऑलमोस्ट सेम रहता है. पहले आपके पास रॉ मटेरियल आएगा, आप उसको वॉशिंग करोगे, क्लीनिंग करोगे, बाद में उसको ब्लांचिंग करोगे. ब्लांचिंग एक प्रोसेस होता है, जब आप पाबल में आओगे आपके रेसिपी सेट करने के लिए, तब आप एक्चुअल करके देखोगे. तो नेचुरल जो कलर है या फिर फ्लेवर है वो रिटेन करने के लिए रॉ मटेरियल को हॉट वाटर में डाल के इमीडिएटली कोल्ड वाटर में डाला जाता है, ताकि जो एंजाइम्स है
वो एंजाइम बनने की प्रोसेस रुक जाए। तो अगर हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं और फल पक रहा है, आगे भी पकता रहेगा, तो वो चीज हमें नहीं चाहिए हमारे प्रोसेसिंग में या फिर हमारे प्रिजर्वेशन टेक्निक में, क्योंकि अगर फल आगे पकता रहेगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो वो रोकने के लिए ब्लांचिंग किया जाता है। तो ब्लांचिंग का मतलब हॉट वाटर और कोल्ड वाटर प्रोसेस इमीडिएटली करना। तो ब्लांचिंग करके फिर पिलिंग या फिर जूस एक्सट्रैक्शन किया जाता है। फिर प्रोडक्ट आपका हीटिंग केटल में जाता है, जहाँ पे आप शुगर डालोगे और बाकी सारे इंग्रेडिएंट उसमें डालोगे, जिससे आपके प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक टेस्ट आएगा या फिर टेक्सचर आएगा, कलर आएगा। तो आपका सारा प्रोडक्ट हीटिंग केटल में बन जाएगा। बाद में आप ब्रिक्स मीटर से देखोगे कि आपने जो शुगर डाला है वो बराबर है क्या, या फिर और डालना है, बाकी के इंग्रेडिएंट ठीक से आए हैं क्या। तो आप सारे ऑन फ्लोर टेस्ट करोगे। ऑन फ्लोर टेस्ट मतलब पैकेजिंग के पहले किए जाने वाले हर बैच का टेस्ट। तो वो टेस्ट किया जाएगा। फिर आप सेकेंडरी प्रिजर्वेटिव उसमें ऐड करोगे, क्योंकि प्रोडक्ट में आपने नेचुरल प्रिजर्वेटिव डाला है, लेकिन फिर भी आपको और शेल्फ लाइफ एक्सटेंड करनी है, तो केमिकल प्रिजर्वेटिव आप उसमें डालोगे या फिर पेक्टिन्स वगैरह डालोगे, जिससे आपके प्रोडक्ट को अच्छा टेक्सचर आएगा। फिर बॉटलिंग होगा, सीलिंग होगा और फिर लेबलिंग, पैकेजिंग होगा। तो ऐसे फ्लो मेंटेन किया जाता है किसी भी इंडस्ट्री में। पल्पिंग इंडस्ट्री में नॉर्मली आपको अगर चिक्की बनाना है, कैंडी बनाना है, तो फ्लो थोड़ा सा अलग रहेगा। लेकिन पल्पिंग इंडस्ट्री में ये फ्लो मेंटेन किया जाता है। इसके साथ में जैसे मैंने कहा कि आपके आपके जो मेन इंग्रेडिएंट है, उसके साथ में आपका जो एसओपी है या फिर आपका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, यूएसपी है, आपकी प्रोडक्ट की जो एक पिक्युलरिटी है, उसके लिए आप कुछ एक्स्ट्रा उसमें इंग्रेडिएंट ऐड करते हो, ताकि आपका प्रोडक्ट आपका जो कॉम्पिटिटर है उसके नजदीक जाए, या फिर आपका प्रोडक्ट एकदम मार्केट में हटके दिखे। तो उसके लिए अलग अलग हम उसको कहते हैं रेसिपी मिक्स या फिर इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं, जिसमें एक तो होता है पेक्टिन। तो पेक्टिन एक सफेद कलर का पाउडर होता है, जो कि नेचुरली डिराइव किया जाता है। जैसे कि पपाया जो होता है, पपाया स्किन से पपईचा जो चीक असतो, तो चीक वाळवण्यानंतर त्याचा पेक्टिन नावाचा पदार्थ तयार होतो। तो पपाया के स्किन से जो व्हाइट कलर का मिल्क आता है, उसको ड्राई करके, या फिर गुआर गम कहते हैं उसको, मतलब गवारीच्या बियांची पाउडर, तो वो उसका पाउडर होता है। या फिर कॉर्नफ्लोर पेक्टिन नहीं है, लेकिन उसका भी इस्तेमाल कंसिस्टेंसी के लिए किया जाता है। इस तरह से अलग अलग इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं। तो पेक्टिन का काम क्या होता है कि वो एक जेली कंसिस्टेंसी दे, मतलब जेली की तरह प्रोडक्ट दिखे, उसको एक टेक्सचर आए, शाइनिंग आए, उसका कलर इंप्रूव हो, इसलिए पेक्टिन इस्तेमाल किया जाता है। कितना करना है वो तो आपको प्रोडक्ट रेसिपी के ऊपर डिपेंड रहेगा, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं ये सारे प्रोडक्ट। बाद में कुछ स्टेबलाइजर होते हैं। स्टेबलाइजर भी नेचुरल प्रोडक्ट ही होते हैं, जैसे ज़ैंथम गम है। ज़ैंथम गम मतलब ये राइस से डिराइव किया जाता है। जब राइस पानी में भिगोते हैं तो उसका स्टार्च जो निकलता है, उससे ज़ैंथम गम बनता है। तो इससे एक कंसिस्टेंसी आती है, मतलब प्रोडक्ट एक जैसे रहेगा। हम अगर टोमेटो सॉस मार्केट में लेने को जाएंगे खरीदी करने को, और टोमॅटो का पल्प नीचे बैठा है और उसका पाणी ऊपर आया है, तो हम क्या कहेंगे कि अरे कितना खराब आहे, ते किती खराब दिसते, खराब तर झालेलं नाहीये का, असं आपल्याला वाटेल। मग तसं होऊ नये म्हणून त्याच्यामध्ये काही स्टॅबिलायझर टाकलेले असतात, की जेणेकरून त्याची कन्सिस्टन्सी एकसारखी राहील, ते पाणी वेगळं होणार नाही, पल्प वेगळा होणार नाही। तो ऐसे स्टेबलाइजर मार्केट में अलग अलग मिलते हैं। हमें सिर्फ देखना पड़ता है कि हमारा जो फूड एक्ट है, जो लॉ है, उसमें वो अलाउड है कि नहीं है। उसको अलग अलग कोडिंग होता है। आप कोई भी लेबल देखो, उसमें आपको लिखा रहेगा कि इसमें स्टेबलाइजर, और ब्रैकेट में उसका कोड लिखा होता है कि क्या स्टेबलाइजर इसमें यूज किया है। बाद में हम टेस्ट के लिए स्पाइसेस यूज करते हैं। टेस्ट इन्हांसर भी मार्केट में अलग से मिलते हैं, जिससे कि टेस्ट इन्हांस होगा। तो अगर मेरा प्रोडक्ट ऍसिडिक है, तो वो एकदम से ऍसिडिक ना लगे, म्हणजे तो जिभेवर टाकल्यावर एकदम चटका नाही बसायला पाहिजे, तो एकसारखा विरघळला पाहिजे,
तो एकसारखा कन्सिस्टन्सीनी आपल्या तोंडात पसरला पाहिजे म्हणून काही टेस्ट एनहान्सर पण बाजारात विकत मिळतात. और क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव है, मतलब केमिकल प्रिजर्वेटिव. हमने जो देखा था नेचुरल प्रिजर्वेटिव और केमिकल प्रिजर्वेटिव. तो केमिकल प्रिजर्वेटिव में मोस्टली सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट ये दो यूज किए जाते हैं. कौन से प्रोडक्ट में कौन सा यूज करना है इसके लिए कुछ गाइडलाइंस होती है. जैसे कि अगर कलरलेस प्रोडक्ट है तो उसमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट यूज करना है. मतलब आपका जो जूस है वो उसको अगर कोई भी कलर नहीं है तो नॉर्मली पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट यूज होता है. और कलर प्रोडक्ट है मतलब आपके प्रोडक्ट को कोई नॅचरल कलर आहे, जैसे की लाईम ज्यूस आहे तर लिंबाचा ज्यूस असेल तर त्याला कुठला कलर नाहीये, तो सोडियम बेंझोएट त्यात टाकला तर त्याचा कलर बदलू शकतो म्हणून त्याच्यात पोटॅशियम मेटाबायसल्फेट टाकता येऊ शकतं. और जो कलर प्रोडक्ट है उसमें नॉर्मली सोडियम बेंजोएट यूज होता है. लेकिन ये कोई ऐसा थंब रूल नहीं है. आपके प्रोडक्ट की एसिडिटी कितनी है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है. जैसे कि पिकल्स है जिसमें 3 या 4 एसिडिटी होती है या फिर पीएच होता है, उसमें नॉर्मली पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट यूज होता है. तो ये जो केमिकल प्रिजर्वेटिव है वो कितने इस्तेमाल करने हैं, कौन सा इस्तेमाल करना है कौन से प्रोडक्ट के लिए, उसकी भी गाइडलाइंस अवेलेबल होती है. हमारा प्रोडक्ट फाइनल होने के बाद उसमें हम क्या क्या डाल रहे हैं वो फाइनल होने के बाद हम चूज करेंगे कि हम कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज कर सकते हैं. तो इसके लिए कौन सी मशीन्स लगेगी अगर मुझे ये इंडस्ट्री चालू करनी है. तो जैसे हमने फ्लो देखा था, प्रोडक्ट का फ्लो हमने देखा था, ये फ्लो जिसमें हमने देखा था कि क्लीनिंग, वॉशिंग, ब्लांचिंग, फिलिंग और हीटिंग, ये जो प्रोसेस है ऊपर के चार प्रोसेसेस उसके लिए और लास्ट प्रोसेस के लिए मतलब पैकिंग के लिए हमें मशीन्स जरूरी होती है. तो नॉर्मली ये मशीन्स उसके लिए यूज की जाती है. और वापस एक बार पल्पिंग इंडस्ट्री में अगर हम कैंडी बना रहे हैं या फिर पिकल बना रहे हैं तो ये मशीन्स इस्तेमाल नहीं होगी, उसके लिए अलग मशीन लगेगी. लेकिन फिर भी पल्पिंग इंडस्ट्री में क्या यूज होगा, तो पल्पर रहेगा एक, तो आपका फ्रूट कौन सा है उस हिसाब से तो उसमें से जूस निकल जाएगा. और स्टोन मतलब उसके बीज अलग हो जाएंगे. बाद में जूस आप होमोजिनाइजर में डालोगे. होमोजिनाइजर मतलब एक काफी हाई स्पीड मिक्सर होता है जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट को एकदम बारीक किया जाता है. आपला घरातला मिक्सर असतो तसाच पण मोठा मिक्सर आणि त्याच्या आतमध्ये बारीक जाळ्या असतात किंवा पिस्टन असतो त्या जाळीतनं प्रोडक्ट पुढे ढकलण्यासाठी. तो इससे क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट में जो भी पार्टिकल्स है वो सारे एक साइज के हो जाते हैं. मगाशी जे आपण म्हटलं की खाली त्याचा गाळ बसून जात नाही कारण सगळे पार्टिकल एका साइजचे झालेले. तो होमोजिनाइजर होता है. होमोजिनाइजर के भी बहुत अलग अलग टाइप होते हैं. हमारा प्रोडक्ट कौन सा है और हमारा स्केल क्या है, हम कितने बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन करना चाहते हैं और हमारा बजट क्या है, इसके ऊपर डिपेंड होता है कि होमोजिनाइजर कौन सा लेना है. मतलब पिस्टन टाइप लेना है या फिर ब्लेड टाइप लेना है, कितने स्पीड का लेना है, कितने आउटपुट का लेना है, वो हम डिसाइड करते हैं. उसके बाद में आपका जूस जाता है हीटिंग केटल में. तो हीटिंग केटल मतलब हमारे घर में जो केटल होती है या फिर किंवा आपल्या घरात जी कढई असते तशीच मोठी कढाई असं म्हटलं तरी चालेल. तो हीटिंग केटल का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है. हीटिंग केटल भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब अलग अलग शेप के, अलग अलग उसको हम कह सकते हैं क्वांटिटी के. हीटिंग सोर्स क्या है, मतलब आप स्टीम इस्तेमाल कर रहे हो या फिर लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हो कि एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड होता है. लेकिन सबसे छोटा केटल इस तरह का रहता है या फिर ऐसे दिखता है. कॉटेज स्केल इंडस्ट्री के लिए इस तरह के केटल इस्तेमाल किए जाते हैं. और उसके बाद में पैकेजिंग मशीन होता है या फिर बॉटलिंग मशीन होता है. तो वो बॉटलिंग मशीन भी अलग अलग रहेंगे. अभी ये जो मशीन है ये यहाँ पे अलग अलग दिख रहे हैं क्योंकि ये कॉटेज स्केल इंडस्ट्री के लिए इस तरह से मिलते हैं. हर मशीन अलग अलग रहेगा, इसमें कोई एटोमाइजेशन नहीं है, मतलब हम हाथ से उठा के प्रोडक्ट को यहाँ से वहां लेके जाएंगे. लेकिन पल्पिंग इंडस्ट्री, हेलो हॅलो सर. हाँ बोला. स्क्रीनवरती मशिनरी दाखवा ना. तुमच्याकडे इंटरनेट कमी झाला असेल त्यामुळे तुम्हाला स्क्रीन दिसत नाहीये.
दिसत आहे, स्क्रीन दिसते आता. ओके ओके. तुमच्याकडे नेट कमी असेल म्हणून दिसत नसेल, पण हे प्रेझेंटेशन आणि हे रेकॉर्डिंग तुम्हाला पाठवणार आहे, त्यामुळे काही अडचण येणार नाही. तो ये मशीन्स इस तरह से दिखती है, इसका मतलब ऐसे नहीं कि आप बाजार में जाके ऐसे ही मशीन कहाँ दिख रही है ऐसा ढूंढो. ये सिर्फ मैंने एग्जांपल्स दिखाया, और जैसे मैंने कहा कि ये इसको हम कह सकते हैं डिसेंट्रलाइज या फिर मैन्युअल मशीन्स. मैन्युअल प्रोसेसिंग कहना ज्यादा उचित रहेगा, कि जिसमें हम एक मशीन से हमारा प्रोडक्ट दूसरे में जाते वक्त लेबर इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन जो पल्पिंग इंडस्ट्री बड़े पैमाने पे काम करती है या फिर जिनका टर्नओवर बड़ा है, वो ऐसा मशीन्स इस्तेमाल नहीं करते. उनका एक कंप्लीट प्रोडक्ट लाइन होता है. मतलब एक बार आपने उसमें आइदर वॉशिंग के पहले या फिर वॉशिंग के बाद आपने उसमें प्रोडक्ट डाल दिया, आपका रॉ मटेरियल, तो पैकेजिंग तक पूरी एक लाइन रहेगी. तो आप जब एक्चुअल मशीन्स के कोटेशन लेना चालू करोगे, आपका मशीन्स के लिए आप इंडस्ट्री के लिए विजिट करना चालू करोगे, तब आपको बहुत अलग अलग टाइप की मशीन्स दिखेगी. लेकिन हमें समझ के क्या लेना है कि इसका जो प्रोसेस है, इसके पीछे का जो थिंकिंग है, वो चेंज नहीं है, वो सेम है. तो पल्पिंग होगा, होमोजेनाइजिंग होगा, हीटिंग होगा, प्रोडक्ट मिक्स बनेगा, मतलब उसमें सारे इंग्रेडिएंट जाएंगे, और पैकेजिंग होगा. तो हमें वो ध्यान में रखना है. हमें ये नहीं देखना है कि मशीन ऐसी क्यों दिख रही है. तो जैसे हमने शुगर डाल के प्रिजर्व करने की बात कही, उसी तरह से हम पिकलिंग करते हैं. मतलब ऑस्मोसिस, ब्राइन का इस्तेमाल करके हम करते हैं. ब्राइन मतलब सॉल्ट का इस्तेमाल करके हम ऑस्मोसिस करते हैं. ऑस्मोसिस क्या है कि प्रोडक्ट का पानी निकाल देना, या फिर माइक्रोब्स जो हमारा प्रोडक्ट खराब कर रहे हैं उसका पानी निकाल देना, उसके शरीर का पानी निकाल देना, और नया माइक्रोब वहां पे ना जाए, इसलिए वहां पे एक कोटिंग बनाना, नेचुरल कोटिंग. तो उसमें हम सॉल्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं पिकलिंग. जब हम सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, तब हम उसको कहते हैं की हमने आचार बनाया, या फिर हमने उसका आपण त्याचं लोणचं बनवलं असं आपण म्हणतो. तर भारतामध्ये लोणच्याची कॉन्सेप्ट थोड़ी वेगळी है. आशिया में पिकल का कंसेप्ट थोड़ा अलग है, और यूरोपियन या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में पिकल का कंसेप्ट थोड़ा अलग है. वहां पे ब्राइन पिकलिंग ज्यादा किया जाता है, और हम स्पाइस पिकलिंग ज्यादा करते हैं, हम स्पाइसेस ज्यादा डालते हैं. लेकिन दोनों का वापस एक बार टेक्निक या फिर उसके पीछे का सोच सेम है. हम उसमें शुगर ज्यादा डालेंगे, तो सॉल्ट की जगह पे हमने शुगर ज्यादा डाला, तो क्या हुआ कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से उसके अंदर का पानी कम हो गया, तो वो सिकुड़ गया. बैक्टीरिया या फिर फंगस जो भी रहेगा, उसके लिए वहां पे पानी अभी नहीं बचा या फिर कम हो गया है, और उसमें नया बैक्टीरिया जाएगा, या फिर जो भी बैक्टीरिया वहां पे है उसके शरीर का, उसके बॉडी में का पानी भी निकल जाएगा. तो पिकलिंग का भी प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है, कि हमको प्रोडक्ट लेना है, उसको वॉश करना है, उसको ब्राइन सॉल्यूशन में डाल देना है. नॉर्मली 20% ब्राइन सॉल्यूशन बनाया जाता है. जब हम सिर्फ ब्राइन पिकलिंग करते हैं, तब 20% सॉल्ट डाला जाता है, नॉर्मल सॉल्ट. हमें आयोडाइज या फिर आयोडीन सॉल्ट की जरूरत नहीं होती है. नॉर्मल सी सॉल्ट हम उसमें डालते हैं, और फिर उसमें प्रोडक्ट डाल के उसको एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं, ताकि बाहर का बैक्टीरिया फंगस वापस अंदर ना जाए. उसमें हम ट्रेडिशनल पिकल में क्या करते हैं, उसको अलग अलग स्पाइसेस और ऑयल के साथ मिक्स करते हैं. तो हम उसको एक अलग टेस्ट देने के लिए या फिर लॉन्ग लाइफ देने के लिए हम उसके साथ स्पाइसेस और ऑयल भी डालते हैं, जो कि वापस वही काम करेगा. स्पाइस हमें पता है कि टर्मरिक जो है वो एंटी फंगल या फिर एंटी माइक्रोबियल है. बाकी जो सारे स्पाइसेस है वो भी एंटी माइक्रोबियल होते हैं. ऑयल जो है वो ऑयल भी एक लेयर बनाता है, ऑयल खुद भी ऑस्मोसिस करता है. तो इसके वजह से प्रोडक्ट ज्यादा प्रिजर्व होगा. लेकिन टेक्निक क्या है कि टेक्निक वापस एक बार सेम है, ऑस्मोसिस करना. तो हम पिकल किस तरह से बना सकते हैं, खास करके इंडियन पिकल में क्या क्या रहेगा और उसका रोल क्या है. अगर हम इंग्रेडिएंट्स देखें, तो वो इंग्रेडिएंट्स क्या करते हैं उसमें. फ्रूट वेजिटेबल तो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, जो कि टेस्ट देगा.
और न्यूट्रिएंट्स देगा जिसके लिए हम उसको बचा के रख रहे हैं। स्पाइस जो है वो एक बार वापस, जैसे मैंने कहा कि वो टेस्ट के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं और वो प्राइमरी प्रिजर्वेटिव भी है, मतलब नेचुरल प्रिजर्वेटिव। ऑयल जो है वो भी टेस्ट देता है और प्राइमरी प्रिजर्वेटिव है। सॉल्ट जो है वो वापस एक बार हमारा मेन इंग्रेडिएंट है जो कि ऑस्मोसिस करेगा, वो टेस्ट भी देगा और प्राइमरी प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा। सेकेंडरी प्रिजर्वेटिव नॉर्मली क्या यूज होता है पिकल में, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, उसको केएमएस कहा जाता है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है केएमएस। तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट हम एडिशनल डाल के रख सकते हैं। नॉर्मली जो हम बाजार से पिकल खरीद के लाते हैं उसमें केएमएस डाला होता है, आप लेबल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और हम अगर हमें ऐसे पिकल बनाने हैं जो कि नेचुरली एसिडिक नहीं है, मतलब ऐसा अचार बनाना है जिसमें एसिडिटी कम है, तो हम उसमें साइट्रिक एसिड या फिर विनेगर डाल सकते हैं ताकि उसकी एसिडिटी बढ़ जाए। एसिडिटी बढ़ती है तब भी वही काम होता है, ज़्यादा एसिडिक कंडीशन में या फिर बहुत ज़्यादा अल्कलाइन कंडीशन में, मतलब एकदम खारे कंडीशन में माइक्रोब्स ग्रो नहीं हो पाते हैं, उनके बॉडी के अंदर का पीएच बदल जाता है तो वो मर जाते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म काम नहीं कर पाता है। तो इसीलिए हम मिर्च के साथ नींबू मिक्स करते हैं जब अचार बनाना है तब, ताकि उसको एक नेचुरल एसिडिटी आ जाए। सिर्फ मिर्च का अचार बनाना है तो हमें उसमें साइट्रिक एसिड या फिर विनेगर बाहर से डालना पड़ता है। तो ये सारी चीजें डाल के हम अचार बनाते हैं। तो जैसे हमने ब्रिक्स गिना था शुगर सिरप में, वैसे हम अचार में क्या करते हैं, हम एसिडिटी गिनते हैं। एसिडिटी गिनने के भी अलग अलग तरीके हैं, लेकिन पिकल बनाते वक्त हम एसिडिटी नॉर्मली 2 या फिर 3 तक रखते हैं, 2 या 3 तक एसिडिटी हम रखते हैं उसकी। तो हम जब अचार बनाने के लिए आम का इस्तेमाल करते हैं तब हम क्या देखते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा एसिडिक हो, मतलब खट्टा हो। तो जैसे नींबू है, नींबू की एसिडिटी 2, 1.5, 2 या फिर 2.5 तक रहेगी। और जो कच्चा आम है और उसमें भी जो कोकण रुचिरा जैसी वैरायटी है जो कि खास अचार के लिए बनी है, उसकी एसिडिटी लगभग 3 रहेगी। तो और उसका फर्मनेस भी देखा जाता है, मतलब वो कितना कड़क है, कड़क रहेगा तो वो अचार पसंद किया जाता है मार्केट में। तो उस तरह से आम सिलेक्ट किया जाता है, कच्चा आम, उसमें टेस्ट के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट हम डालते हैं, उसका फर्मनेस देखते हैं, कलर देखते हैं, स्मेल देखते हैं हमारे फाइनल प्रोडक्ट का, और फिर उसको हम पैक कर देते हैं। तो प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम रहेगा, वॉशिंग करेंगे, कट करेंगे, अलग अलग चीजें उसमें मिक्स करेंगे, प्रिजर्वेटिव डालेंगे और बॉटल में डाल के उसको हाइजेनिक कंडीशन में पैक करेंगे, तो प्रोडक्ट बेचने के लिए तैयार हो गया। जब हम लो एसिडिटी फ्रूट इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि वेजिटेबल्स है, कुकुम्बर है, गार्लिक है, अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स है, उसका अगर हम पिकल बनाएंगे तो हमें बाहर से एसिड डालना पड़ेगा, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। और अगर हाई एसिडिक फ्रूट है जैसे कि आम है, नींबू है, तो हमें बाहर से एसिड नहीं डालना पड़ेगा उसमें। तो वापस एक बार देखते हैं कि इसको मशीन्स कौन सी लगेगी। अचार इंडस्ट्री के लिए मशीन उतनी ज़्यादा नहीं लगती है जैसे पल्पिंग के लिए लगती है वैसे। तो हमें एक वॉशिंग टेबल रहेगा या फिर टेबल वॉशिंग की फैसिलिटी रहेगी, फिर कटिंग रहेगा, इधर हम हाथ से कट कर सकते हैं या फिर अलग अलग कटर हमारे बाजार में मिलते हैं, मैंगो कट करना है या फिर लेमन कट करना है, तो उस तरह के कटर हमें मिलते हैं। और बाद में हम उसको ब्राइन सॉल्यूशन में स्टोर करेंगे तो हमें फूड ग्रेड के बैरल्स या फिर कंटेनर्स लगेंगे जिसमें हम उसको स्टोर करके रखेंगे। और जब हमें उसको बेचना है तब उसमें से निकाल के बॉटलिंग मशीन में डालेंगे, बॉटल में पैक करेंगे, उसको सील करेंगे, फॉइल लगाएंगे या फिर टेम्पर प्रूफ, मतलब उसमें से स्पाइस या फिर ऑयल बाहर ना निकले ऐसा सील लगाएंगे और उसको लेबल लगा के बेचेंगे। तो ये होता है पिकलिंग, मतलब सॉल्ट प्रिजर्वेशन और शुगर सिरप प्रिजर्वेशन। तो आज का सेशन हम यहाँ पे बंद करेंगे, यहाँ पे हम रुकेंगे। अभी आपको किसी को
कुछ सवाल है या फिर कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। Hello, sir. May I start? हाँ हाँ, Sir, today's session was fabulous. It was really very good session. थैंक यू थैंक यू। Sir, can you please explain me that Pearson square method once again? ओके, पियर्सन स्क्वायर मेथड में वापस बताता हूँ। एक्चुअली काफी सिंपल है, हम थोड़ा उसको ज्यादा डिस्कस करेंगे। Yeah. तो पियर्सन स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल है, एक मिनट मैं एक मार्कर लेता हूँ। हाँ, तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल है, जैसे कि मैंने मैंगो पल्प लिया है, तो मैंगो पल्प को मैं पहले टीएसएस उसका चेक करूंगा, मतलब ब्रिक्स चेक करूंगा कि उसमें कितनी शक्कर है। नेचुरल जो शक्कर है उसमें फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, जो भी है वो पहले मैं चेक करूंगा, क्योंकि मैं बाहर से जो शुगर डालने वाला हूँ उसकी क्वांटिटी ज्यादा ना हो जाए। तो मैंने रॉ मैंगो मेरे पास लिया, उसका एक थोड़ा सा जूस निकाला और वो मैंने ब्रिक्स मीटर के ऊपर डाला और देखा, तो मुझे पता चला कि इसमें 15% शुगर है। लेकिन मुझे तो चाहिए 60%, क्योंकि मैं जब तक उसको 60% नहीं करूंगा तब तक वो प्रिजर्व नहीं होगा, मतलब वो लॉन्ग लाइफ तक नहीं रहेगा, वो खराब हो जाएगा जल्दी से, उसमें माइक्रोब्स ग्रो होना चालू हो जाएंगे। एक बात, दूसरी बात यह है कि मैंगो पल्प महंगा है और शुगर सस्ती है, तो शुगर डाल के हम उसका वजन भी बढ़ाते हैं। ऑफकोर्स उसका कॉस्टिंग कम हो जाता है मैंगो पल्प से, इसलिए सिरप सस्ता रहेगा, स्क्वैश महंगा रहेगा, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कॉस्ट जा रहा है, तो मुझे वो कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है। तो मुझे, मेरे पास से 15% का मुझे चाहिए 60%, और मुझे क्वांटिटी कितनी बनानी है, से फॉर एग्जांपल मुझे 100 बनानी है, कैलकुलेशन इजी रहे इसलिए मैंने 100 लिया है। हालांकि मुझे क्वांटिटी चाहिए 1000, लेकिन समझने के लिए इजी जाए इसलिए यहाँ पे हमने उसको 100 लिया है, हम उसको बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, 100 माइनस 60 इज 40। तो मुझे कुछ मतलब मुझे शुगर चाहिए, ये 100 हमने क्यों लिया, क्योंकि मैं शुगर सिरप जो बनाऊंगा उसके उसको मैं पानी में इतना घोलूंगा, इतनी शुगर मैं उसमें डालूंगा, मैं पहले शुगर सिरप बना के लूंगा, मैं रॉ शुगर नहीं डालूंगा मेरे पल्प में, मैं पहले शुगर सिरप बना के लूंगा, ताकि मेरी जो कंसिस्टेंसी है या फिर हर बैच की जो टेस्ट है वो सेम रहे। मैंने मान के चलो आज एक सप्लायर से शुगर लाई जिसमें जिसका टीएसएस अलग है, और मैंने कल को दूसरे किसी सप्लायर से शुगर लाई जो कि कम मीठी है, तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट हमेशा बदलता रहेगा। तो मैं वैसे नहीं करूंगा, मैं उसका पहले सिरप बना लूंगा, मतलब उसको पानी में घोल के उसका छाछ बना लूंगा, छाछ ही कहते हैं ना उसको आपण त्याला मराठीत पाक म्हणतो। तो उसको मैं उसका पानी बनाऊंगा शुगर का, और उसका टीएसएस मेरा 100 है, तो 100 माइनस 60 40, और 60 माइनस 15 इज 45। तो मुझे ये दो फिगर मिले जो कि मुझे बता रही है कि मुझे 40 केजी या फिर 40 लीटर्स मैं शुगर सिरप लूंगा, उसके साथ 45 लीटर्स मैं मैंगो पल्प जिसका ब्रिक्स मेरा 15 है वो मिक्स करूंगा, तो फाइनल प्रोडक्ट जो मेरा रहेगा वो 60 ब्रिक्स का रहेगा, जो कि मैं वापस चेक करूंगा हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन मोटा मोटी वो 60 59 62 ऐसा बन जाएगा। इसका मतलब मुझे बार बार चेक करके शुगर डालने की जरूरत नहीं है, मुझे एक फाइनल प्रोडक्ट डिजॉल्व ब्रिक्स का मिलता है। तो मुझे यहाँ पे 60 नहीं चाहिए, मुझे 40 चाहिए, तो मैं वापस कैलकुलेशन करके देख सकता हूँ कि मुझे कितना शुगर सिरप डालना पड़ेगा। तो इस तरह से इंडस्ट्री में पहले शुगर सिरप बना के रखा जाता है, जो भी रॉ मटेरियल आएगा उसका जूस निकलेगा, तो फाइनल जूस का जो जूस शुगर सिरप में मिक्स करने के लिए रेडी है, क्योंकि उसमें पका हुआ आम भी रहेगा, शायद थोड़ा सा कच्चा आम भी मिक्स हुआ रहेगा। तो फाइनल जो जूस है उसका ब्रिक्स देखा जाता है और उसमें शुगर सिरप ऐड किया जाता है, और फिर प्रोडक्ट का वापस एक बार ब्रिक्स देखा जाता है कि फाइनल ब्रिक्स कितना बना है। तो हर बैच को ये प्रोसेस किया जाता है। अभी जो ऑटोमेटेड
मशीन आती है उसमें ये मशीन ही कर लेता है, तो वो शुगर सिरप पंप करेगा डिजायर क्वांटिटी में, पल्प पंप करेगा डिजायर क्वांटिटी में और केटल में मिक्स कर देगा। लेकिन ऐसी ऑटोमेटेड मशीन्स तो फुल्ली इक्विप्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में ही रहेगी। नॉर्मली हम जो काम करेंगे कॉटेज स्केल पे वो मैन्युअली करेंगे, तो हमें हर बैच को ये सेट करना पड़ेगा। तो ये पियर्सन स्क्वायर एक्चुअली फूड प्रोसेसिंग में यूज होता है ऐसा कुछ नहीं, हर जहाँ पे भी आपको तीन चीजें मिक्स करके या फिर दो चीजें मिक्स करके एक डिजायर मिक्स लेना है, वहां पे हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। थैंक यू सर। ओके, अजून काही प्रश्न आहेत, अजून काही विचारायचंय कोणाला? मेरे ख्याल से हमारे ग्रुप में कोई लोग हैं जिनको जैम जेली बनाना है, ऐसा कह रहे थे। कोणी पार्टिसिपेट आहे का महेंद्र सर ज्यांना जॅम जेली बनवायचंय? आपल्याकडे नवनाथ येडे म्हणून आहेत, त्यांना जॅम जेली मध्ये इंटरेस्टेड आहे. नवनाथ येडे आज आहेत का सेशनला? नवनाथ सर. नवनाथ सर, तुम्हाला समजलं का काय साधारण टेक्निक यूज करायला लागणार आहे आपल्याला? संदेश आहेत का? संदेश येडे. ओके ओके, हा संदेश. ओके ओके, आज नाही आहेत. बरं आज नाही आहेत सर ते, पण ते इंटरेस्टेड आहेत, दोघं पण इंटरेस्टेड आहे जॅम एंड जेली मध्ये. हो. ओके, तो जो भी लोग शुगर सिरप या फिर सॉल्ट का इस्तेमाल करके प्रिजर्वेशन करने का सोच रहे हैं या फिर उनके पास उस तरह के फ्रूट्स वेजिटेबल है उनके आजू बाजू में, तो एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि काफी सिंपल मेथड है, लेकिन सिंपल होने का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको बहुत कंपटीशन इसमें आएगा। हर कोई जैम जेली सॉस टिक्की कैंडी हर कोई बनाता है, हर महिला बचत गट, हर छोटे मोटे कॉटेज स्केल इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री, हर कोई शुगर सिरप का इस्तेमाल करके या फिर साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सॉल्ट का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाते रहेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि काफी आसान है, इन्वेस्टमेंट कम है, लेकिन बहुत हेवी कंपटीशन है। तो आपको यहाँ पे इनोवेशन के बारे में सोचना पड़ेगा, प्राइस कंपटीशन के बारे में सोचना पड़ेगा, मार्केटिंग के बारे में सोचना पड़ेगा, अच्छा लेबर होना चाहिए, होलसेल करेंगे या रिटेल करेंगे। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 200 लीटर के नीचे बेचते ही नहीं है, तो वो होलसेल में ही पल्प बेचते हैं, होलसेल में ही सिरप बेचते हैं। तो जो भी रीबॉटलिंग करने वाले लोग हैं, मतलब वो लोग रॉ मटेरियल खरीद नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट होलसेलर से पल्प खरीदी करेंगे और रीबॉटलिंग वापस उनका रेसिपी सेट करके बॉटल भर के फिर सेल करेंगे। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप डायरेक्टली रिटेल में बेचोगे या फिर होलसेल में बेचोगे, क्या क्वांटिटी में बेचोगे, ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। लेकिन टेक्निक काफी आसान है, काफी इनोवेशन इसमें किया जा सकता है कि आप देख सकते हो कि आपके आजू बाजू में कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है उस रॉ मटेरियल का, और उसमें आप कुछ नया रेसिपी मिक्स बना के नया मसाला डाल के नया ये करके आप उसको बेच सकते हो। आपल्याला माहित आहे की घरगुती लोणचे अजून पण लोकांना खूप आवडतात और हर एरिया का पिकल अलग अलग होता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट का पिकल अलग अलग होता है, हर स्टेट का पिकल अलग अलग होता है। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि मेरे पास ये रॉ मटेरियल है, तो मैं पूना में विदर्भ स्टाइल का पिकल बनाऊंगा तो ज्यादा चलेगा क्या, या फिर कोंकण स्टाइल का पिकल बनाऊंगा तो ज्यादा चलेगा क्या। ऐसा सोच के हम इसमें इनोवेशन ला सकते हैं। तो कई सारी चीजें हम इसमें बना सकते हैं। कोई भी सवाल उठे? हॅलो हाँ बोला ना सर, हे ब्रिक्स मीटरची प्राइस काय असते? हाँ, ब्रिक्स मीटर जो है वो लगभग 3,000 से लेके 7-8 हजार रुपए तक मिलता है। उसके इसके ऊपर ब्रिक्स मीटर में दो तीन चीजें रहती है। एक तो ब्रांड कौन सा है, तो स्टैंडर्ड ब्रांड के ब्रिक्स मीटर जो है वो थोड़े महंगे होते हैं 7-8 हजार रुपए तक। और दूसरा होता है कि उसका रेंज क्या है, रेंज के ऊपर कॉस्ट चेंज नहीं होता है। जैसे कि 0 to 40 तक का एक आता है, 0 to 100 तक का एक आता है। हमें कितना प्रिसीजन चाहिए,
वैसे हमें मिलता है, लेकिन ज्यादा महंगा नहीं है। तो 4 से 5 हजार से लेके 10,000 रुपए तक अच्छा से अच्छा ब्रिक मीटर भी मिल जाता है। आणि सर मला अजून एक हे विचारायचं होतं की याचं युनिट काय? तुम्ही सांगितलं ना की ते रीडिंग दाखवतो 40, 50, 60 याचं हो युनिट हो काय? ऍक्च्युली ब्रिक्सच युनिट आहे, पण आपण पर्सेंटेज मध्ये मोजतो, म्हणजे परसेंट ब्रिक्स असं आपण म्हणतो त्याला। आपण हम गिनते हैं टीएसएस। टीएसएस मतलब टोटल सोल्युबल सॉलिड्स। तर टोटल सोल्युबल सॉलिड्स म्हणजे पाण्यात विरघळणारे सॉलिड्स, पाण्यात विरघळलेले सॉलिड्स। तो पानी म्हणजे हे में जो घुल गए वो सॉलिड्स ब्रिक्स में हम गिनते हैं, तो यूनिट ही ब्रिक्स है एक्चुअली। शुगरचा कंटेंट दाखवतं का की 40% शुगर आहे, 50% शुगर आहे? हा बरोबर पाण्यात आहे। एक्झॅक्टली, बरोबर बरोबर तसं दाखवतो ते। ओके. पर्सेंटेज मध्ये दाखवते असं म्हटलं तरी चालेल। आपण खूप प्रिसिजन विचार केला तर ब्रिक्स इंटू पर्सेंटेज आपल्याला। हॅलो सर, आवाज नाही येते। हॅलो एक सेकंड सरांचं इंटरनेट जरा थोडं डिस्कनेक्ट झालंय सर, जोडतात अपडेट करत एक सेकंड। हा ओके, आवाज येतोय ना? आता आपण कन्वर्जन करू शकतो की माझं मीठ एवढं टाकलं तर किती ऍसिडिटी येईल, मी साखर एवढी टाकली तर किती ब्रिक्स येईल, ऐसा हम कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। तो ब्रिक्स ही उसका यूनिट है। तर जर आपल्याला ऑर्गॅनिक गुळ बनवायचा असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला हे ब्रिक्स मीटर युजफुल होईल ना? हो, बेसिकली आपल्याकडे जेव्हा म्हणजे साखर कारखाना पण आपला जेव्हा ऊस घेतो तेव्हा ते जे माणसं येतात तोडायचा का नाही हे ठरवायला, त्यांच्याकडे पण त्यांच्या बॅगेत ब्रिक्स मीटरच असतो। ते 12 ब्रिक्स आलाय का, 10 ब्रिक्स आलाय का असं बघून घेतात। तर आपण ऊस जो घेतो गुऱ्हाळात तो साधारण आपण असं म्हणू की 12 ब्रिक्सचा असतो, म्हणजे त्याचा जो ज्यूस आहे तो 12-13 ब्रिक्सचा असतो। आणि आपण उकळून उकळून त्याचा ब्रिक्स 70-80 पर्यंत घेऊन जातो, की जेव्हा तो गुळ जमायला लागतो त्याचा आपण त्यातलं पाणी काढून टाकतो, म्हणजे मग साखरेचं प्रमाण वाढत जातं। म्हणजे ते उकळल्यामुळे त्याच्यामध्ये साखरेचं पर्सेंटेज वाढतं का? हा, म्हणजे पाणी कमी होतं म्हणजे साखर वाढते थोडक्यात असं आपण म्हणू शकतो। तर त्याचा ब्रिक्स वाढत जातो। तर काकवी जी असते, काकवीचा ब्रिक साधारणपणे 55 ते 65 पर्यंत असतो। मग आपण काकवीला अजून उकळलं की त्याचं क्रिस्टलायझेशन व्हायला लागतं आणि आपल्याला गुळ घट्ट व्हायला लागतो मग त्याचा। तर ऑर्गॅनिक गुळामध्ये आपण फक्त एवढंच बघतो की त्यामध्ये सल्फर टाकायचं नाही। सल्फरमुळे पांढरा रंग येतो गुळाला किंवा पिवळा रंग येतो। तर त्याच्याऐवजी आपण भेंडीचा पावडर किंवा त्या पद्धतीच्या गोष्टी टाकायच्या आणि तो थोडा गुळ काळाच दिसेल, तो ऑर्गॅनिक म्हणजे सल्फर नसेल। हॅलो, त्यामध्ये सोडा पण टाकला जातो का? म्हणजे आता तुम्ही म्हटले ना की जर तुम्हाला ऑर्गॅनिक गुळ बनवायचा असेल तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये भेंडीची पावडर वगैरे टाकली जाते, ओकरा पावडर, तर मग त्याच्यामध्ये सोडा पण टाकला जातो? हा, सोडा पण थोड्या प्रमाणात टाकतात, पण मुख्य करून तरी चुना टाकतात, लाईम आणि सल्फर टाकतात। चुना आणि ही ओकरा पावडर असं दोन्ही टाकलं जातं का? दोन्ही, बरेचसे लोक तर दोन्ही टाकतात। एकदम जे स्ट्रिक्टली ऑर्गॅनिक करणारे जे लोक आहेत ते फक्त भेंडीची पावडर किंवा त्या पद्धतीनंच करतात, ते चुना आणि हे टाकत नाहीत, सल्फर टाकत नाहीत। ओके, थँक्यू सर। हॅलो, ओके, हा बोला ना। ऐका ना, आता आपण जे ऊसाचा रस असतो ना तो, किंवा आपण नारळाचं पाणी जे असतं ते जर एक 3 ते 4 तासापेक्षा जास्त जर ठेवलं तर ऊसाचा रस काळा पडतो किंवा नारळाच्या पाण्याची टेस्ट बदलते। मग त्यामध्ये आपल्याला काही प्रिझर्वेटिव्ह वापर करून आपल्या 1 किंवा 2 दिवसाची शेल्फ लाईफ वाढवता येईल का? म्हणजे जर पॅकिंग जर केलं आणि आपण जर फ्रेश केलं, सर्व केलं, विकलं तर बरोबर, त्यासाठी प्रिझर्वेटिव्ह वापरता येतात दोन्हीचं पण ऍक्च्युली
काम झालेलं आहे. फक्त दोन्हीला पण अडचण अशी आहे की दोनों पण हीट ट्रीटमेंट चालत नहीं. मतलब अगर हम शुगर केन जूस को या फिर नारियल के पानी को अगर हम गर्म करेंगे तो उसका फ्लेवर और उसकी कंसिस्टेंसी बदल जाती है, वो चेंज हो जाती है. तो उसमें सेप्टिक कंडीशन में उसको प्रिझर्व करना म्हणजे उसाचा ज्यूस बाहेर आल्या आल्याच त्याला थोडंसं प्रिझर्वेटिव्ह तर पण प्रिझर्वेटिव्ह एक प्रिस्क्राईब लेवलच्या वरती वापरता येत नाही. सोडियम बेन्झोएट ठरलेल्या लेवललाच वापरायला लागतात. सोडियम बेन्झोएट असेल, पोटॅशियम मेटाबायसल्फेट असेल, ते आपल्या शरीरात गेल्यानंतर त्याच्यापासून बेन्झोनिक ऍसिड तयार होतं जे की कॅन्सरसाठी कारणीभूत आहे. तो सोडियम बेन्झोएट, पोटॅशियम मेटाबायसल्फेट आपण एका प्रिस्क्राइब लेवलच्या वरती वापरू शकत नाही, वापरलं नाही पाहिजे. तो उसमें एक लिमिट है और जिसमें शुगर ज्यादा है, किसी भी चीज में शुगर ज्यादा है तो उसका फर्मेंटेशन बहुत जल्दी चालू होता है क्योंकि शुगर से हमें एनर्जी मिलती है. हम नारियल का पानी या फिर शुगर जूस क्यों पीते हैं? ताकि हमें तुरंत उसमें से ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिले. तो हमें जिस तरह से एनर्जी मिलती है वैसे ही माइक्रोब्स को भी एनर्जी मिलती है. तो माइक्रोब्स उसमें बहुत जल्दी ग्रो होना चालू हो जाते हैं. तो हमें शुगर सिरप या फिर नारियल पानी प्रिजर्व करने के लिए काफी सेप्टिक कंडीशन चाहिए. सेप्टिक कंडीशन मतलब शुगर का जूस निकलते वक्त भी उसमें हवा का कांटेक्ट ना हो और उसको पैक करते वक्त भी उसको हवा का कांटेक्ट ना हो और उसको सील करने के बाद भी उसको हवा का कांटेक्ट ना हो. तो आप जो भी ऐसे पैक्ड शुगर जूस अभी मॉल में मिलता है या फिर नारियल पानी भी मिलता है मॉल में, वो टेट्रा पैक में होता है. तो टेट्रा पैक की एक टेक्नोलॉजी है जिसमें दूध भी मिलता है अभी टेट्रा पैक में. तो टेट्रा पैक एक अलग टेक्नोलॉजी है. एक्चुअली ये ब्रांड नेम है, उसका पेटेंट है, इसलिए अभी भी हम उसको टेट्रा पैक कहते हैं. तो टेट्रा पैक की कंपनी है पूना चाकंड में. तो टेट्रा पैक जैसे हम जेरोक्स कहते हैं फोटोकॉपी के, वैसे ही टेट्रा पैक कहते हैं अभी हम. तो टेट्रा पैक में ऐसे होता है कि आपका प्रोडक्ट एकदम सेप्टिक कंडीशन में पैक किया जाता है, वो 7 लेयर या फिर 5 लेयर पैकेजिंग मटेरियल में. तो बेसिकली आपने क्या किया है कि आपने जूस निकाल के उसको माइक्रोब उसमें आने से पहले ही उसको पैक कर दिया है सेप्टिक कंडीशन में. तो माइक्रोब्स तो हर जगह पे है, आप माइक्रोब्स को एलिमिनेट करके पैक करना टेक्नोलॉजी अवेलेबल है लेकिन महंगी है. तो क्या हम उसको बिना टेट्रा पैक के रख सकते हैं क्या? तो नहीं रख सकते क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा शुगर है कि आप उसको सोडियम बेन्जोएट भी डालेंगे तो भी वहाँ पे माइक्रोब्स आके काम करना चालू कर देंगे. और एक लेवल के ऊपर हम सोडियम बेन्जोएट नहीं डाल सकते क्योंकि वो खराब मतलब वो हानिकारक है. इसलिए फिर हमें सेप्टिक कंडीशन में उसको प्रिजर्व करना पड़ता है. तो वो टेक्नोलॉजी महंगी है, इसलिए जो स्टार्टअप है या फिर छोटी कंपनीज है उसमें काम करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो सारा करने के लिए हमें बहुत बड़ा वॉल्यूम चाहिए. तो इतना बड़ा वॉल्यूम चाहिए तो हमारा नेटवर्क और मार्केटिंग भी उतना स्ट्रांग चाहिए, इसलिए इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है. इसलिए वो करना थोड़ा सा स्टार्टअप के लिए मुश्किल है. तो जो ओनियन जूस है, ओनियन नहीं सॉरी कोकोनट जूस है, उसकी पाउडर भी आजकल बनाई जाती है लेकिन वो भी टेक्नोलॉजी अभी पेटेंटेड है और काफी महंगी है. तो इसलिए उसमें काम करना स्टार्टअप्स के लिए थोड़ा मुश्किल है लेकिन आगे चल के उसमें हम काम कर सकते हैं. जब हम हमारी उतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बन जाएगी तब उसके बारे में सोच सकते हैं. ओके चलेगा सर. और कुछ सवाल आहे, अजून काही प्रश्न आहेत किंवा अशीच काही टेक्नॉलॉजी बद्दल माहिती हवी आहे जसं आता संतोषने विचारलं तसं? हो सर, तंत्रज्ञानाबद्दल थोडीशी माहिती सांगा, कारण आधीची जी असाइनमेंट आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही म्हणजे 2.2 मध्ये विचारलेलं आहे की उत्पादन तयार करण्यासाठी कोणते तंत्रज्ञान तुम्ही वापराल. हो. हा म्हणजे आता तरी आपल्याला आपण हे टेक्नॉलॉजी पुढे डिस्कस करत जाणार आहे. जसं आता आपण शुगर सिरप बोललो तसं आपण पुढच्या वेळेला ड्रायिंग बद्दल मध्ये बोलणार आहे. तर आपण त्याच्यावर बोलत राहू पुढे. पण आता तुम्हाला जे काही तंत्रज्ञान वाटतंय ते तुम्ही तिथं लिहिलं तरी चालेल.
त्या असाइनमेंटचा फक्त एवढाच उद्देश आहे की तंत्रज्ञानाचा विचार करायचा असतो हे समजावं, फक्त तेवढंच, त्या स्टेजला तेवढाच उद्देश आहे. आपण पुढे जसं जाऊ तसं ती असाइनमेंट आपण परत नंतर रिफाईन करू. म्हणजे आपण जेव्हा बिझनेस मॉडेल बनवू आपल्या बिझनेसचं, त्यावेळेला आपण तंत्रज्ञानाबद्दल जास्त स्पेसिफिक तिथं मांडूयात त्या असाइनमेंटमध्ये, म्हणजे बिझनेस मॉडेलच्या असाइनमेंटमध्ये. आता तुम्हाला जे माहिती आहे ते लिहिलं तरी चालेल, आता फार खोलात जायचं नाही गेलात तरी चालेल. तो टेक्नोलॉजी के बारे में अगले सेशन में हम ड्राइंग के बारे में बात करेंगे. महेंद्र सर, आपलं ड्राइंगचं सेशन कधी आहे? पुढच्या वीक मध्ये असेल ना? हो सर, अपना अगला सेशन जो है 12 तारीख को है, वेनसडे को होने वाला है सर, 12 तारीख को. और ओके ओके, तो उसका fine, fine. मैसेज ग्रुप पे भेज देता है सर. ओके ओके ओके, चालेल. तो कोई सवाल नहीं रहेगा तो अभी हम यहाँ पे रुकते हैं. अगली बार हम स्किल के बारे में बात करेंगे और ड्राइंग के बारे में वापस बात करेंगे. चालेल ना महेंद्र ओके सर? सर, अभी तो हाँ सर, ओके, अभी किसी का तो क्वेश्चन नहीं है. तो रंजित सर ने आज के टेक्निकल सेशन में हमको फूड प्रिजर्वेशन में सिरप और जो जैम जेली प्रोडक्ट है, उसके बाद पिकल वगैरह है, तो साल्ट एंड शुगर का दोनों का भी मतलब सिंपल लैंग्वेज में सबको गाइड किया है. तो मैं उनका थैंक्स मानता हूँ आपके हम सबकी तरफ से. तो हमारा अगला सेशन जो है 12 तारीख को है. 12 तारीख को मार्केटिंग के ऊपर हमारा एक सेशन है, तो उसका मैसेज अपने ग्रुप पे आ जाएगा, और उसका जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग सेशंस वगैरह है ग्रुप पे. ठीक है, तो सबका थैंक यू आज के सेशन अटेंड करने के लिए. ओके, थैंक यू. ओके, थैंक यू, थैंक्स. थँक्यू सर. थँक्यू.